हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कोच इज ट्रेनिंग 3 प्लेयर्स, ही ऑब्जर्व्स दैट द प्लेयर ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, प्लेयर बी कैन हिट 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स एंड प्लेयर सी कैन हिट 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स। तो यहाँ से हम प्लेयर्स ए बी सी का टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। Late event A means player A hits the target. Event B means player B hits the target. And event C is player C hits the target. तो हमें इवेंट A का प्रोबेबिलिटी गिवन है P of A is equals to 4 times in 5 shots. It means 4/5. Similarly, P of B will be equals to 3/4 and P of C will be 2/3. A B C का प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में, हम इनके कॉम्प्लीमेंट के इवेंट्स का भी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। सो 1 - 4/5 विल बी 1/5, P of B कॉम्प्लीमेंट विल बी 1/4 एंड P of C कॉम्प्लीमेंट विल बी 1/3। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, लेट द टारगेट इज हिट बाई A एंड B, the target is hit by B and C and the target is hit by A and C, then the probability that A, B and C will hit, all will hit। तो A, B और C तीनों टारगेट को हिट कर रहे हैं और तीनों को ही सक्सेस मिलेगा, इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्योंकि A, B, C जो इवेंट्स हैं सब आपस में इंडिपेंडेंट है। ए टारगेट को हिट करता है या नहीं करता है इसका बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सभी आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा हो जाएगा पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ सी। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2/5। सेकेंड क्वेश्चन हमें कहा है, रिफरिंग टू फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बी एंड सी विल हिट एंड ए विल लॉस। तो सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी हमें किसका फाइंड करना है, बी एंड सी विल हिट एंड ए विल लॉस। इसका मतलब ए टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा है, सो ए कॉम्प्लीमेंट, बी एंड सी विल हिट, सो बी इंटरसेक्शन सी। फिर से जैसे ए बी और सी इंडिपेंडेंट थे वैसे ही ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी वो भी आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे। So P of A complement multiplied by P of B multiplied by P of C. So P of A complement का वैल्यू है हमारे पास में 1/5। नेक्स्ट P of B है हमारे पास 3/4, P of C इज़ 2/3। 3 से 3 कैंसिल कर दो, 2 4 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स, सो इट विल बी 1/10। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, with reference to the events mentioned in first part, what is the probability that एनी 2 ऑफ ए बी एंड सी विल हिट। मतलब एक टाइम में कोई दो ही हिट करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। इट मीन्स 3 केस पॉसिबल है हमारे पास में कि ए और बी टारगेट को हिट कर दे लेकिन सी ना कर पाए, सो सी कॉम्प्लीमेंट, और ए और सी टारगेट को हिट करे लेकिन बी टारगेट को हिट ना कर पाए, इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एंड द थर्ड वन इज़ पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में। तो फर्स्ट पार्ट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट विल बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ सी, एंड द थर्ड वन इज़ पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। तो पी ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास में है 4/5, P of B का वैल्यू था 3/4 एंड P of C कॉम्प्लीमेंट इज़ 1/3। नेक्स्ट P of A इज़ 4/5, P of B कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स 1/4, P of C इज़ 2/3 एंड द लास्ट वन इज़ P of A कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ 1/5, P of B 3/4 एंड P of C 2/3। तो इसको सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट पार्ट में या तो सभी के नीचे 5 हो जा 20 इंटू 3 60 रहने दो, सभी का एलसीएम 60 आ जाएगा।
फर्स्ट पार्ट में हमें मिलेगा 4 3 जा 12, सेकेंड पार्ट में 4 2 जा 8, थर्ड पार्ट में 3 2 जा 6। तो 12 + 8 20, 20 + 6 26 डिवाइडेड बाई 60। 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 13/30। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सभी का कॉम्प्लीमेंट रहने वाला है। सो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, दैट इज़ 1/60। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। तो ये क्लास में मैंने बताया था, एटलीस्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एटलीस्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है नन। एटलीस्ट कोई एक टारगेट को हिट कर पाएगा, इसका मतलब उसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले तो उसका मतलब हो जाएगा नन विल एबल टू हिट द टारगेट। तो हमारे पास में पी ऑफ नन का प्रोबेबिलिटी हमने फोर्थ क्वेश्चन में फाइंड किया था 1/60, कि कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना है पी ऑफ एटलीस्ट वन। तो मैं केवल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एटलीस्ट। तो पी ऑफ एटलीस्ट को हम लिख सकते हैं पी ऑफ complement of none, it means 1 minus p of none, that is 1 minus 1/60, which will be 59/60. So option A will be correct. Next second question, the reliability of COVID PCR test is specified as follows. तो एक कोविड PCR टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में कुछ दे रखा है हमें। ऑफ पीपल हैविंग कोविड 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट्स डिजीज़, कि जिन लोगों को कोविड है उनमें 90% में जो है टेस्ट डिटेक्ट कर ले रहा है, मतलब पॉजिटिव शो कर देता है। बट 10% गोज़ अनडिटेक्टेड, मतलब 10% ऐसे हैं जिनको कोविड है उसके बावजूद उनका नेगेटिव दिखा रहा है। ऑफ पीपल फ्री ऑफ कोविड, जिन लोगों को कोविड नहीं है 99% ऑफ द टेस्ट इज जस्ट कोविड नेगेटिव, तो उनमें से 99% का कोविड नेगेटिव ही दिखा रहा है। लेकिन 1% ऐसे हैं जिनको कोविड नहीं है उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, कोविड पॉजिटिव। नेक्स्ट दिया है फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% है कोविड, केवल 0.1% पॉपुलेशन ऐसा है जिसको कोविड है। 1 person इज सेलेक्टेड एट रैंडम गिवन द कोविड PCR टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम एज कोविड पॉजिटिव, और उसको कोविड पॉजिटिव दिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2-3 इवेंट्स बन गए सेकेंड क्वेश्चन में। फर्स्ट इवेंट तो हो गया सी का मतलब population with कोविड। सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन फ्री फ्रॉम कोविड, जिनको कोविड नहीं है। नेक्स्ट C1 नहीं लेते, P ले लेते हैं, रिजल्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव रिजल्ट, और N का मतलब ले लेते हैं नेगेटिव रिजल्ट। तो हमें यहाँ दे रखा है 0.1% है कोविड, एक्चुअल पॉपुलेशन जो है उसका 0.1% पॉपुलेशन जो है उनको कोविड हो रखा है। इसका मतलब P of C इज इक्वल्स टू 0.1%, दैट इज़ 0.1/100। तो 0.1% पॉपुलेशन को कोविड है, इसका मतलब C कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जिन लोगों को कोविड नहीं है तो वो कितना बच जाएगा, 99.9%, दैट इज़ 99.9/100। उसके बाद हमें दे रखा है कि ऑफ पीपल हैविंग कोविड, फर्स्ट लाइन में 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज़, इसका मतलब जिन लोगों को कोविड है उनका टेस्ट कर रहे हैं, तब उनमें से 90% को जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। 90%, दैट इज़ 90/100। तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखेंगे, P ऑफ P गिवन C। P गिवन C क्यों लिखें, क्योंकि गिवन में C इसलिए लिखे हैं जिन लोगों को कोविड है उनका टेस्ट कर रहे हैं, उनमें से 90% को पॉजिटिव आ रहा है। सो P का प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में 90%। नेक्स्ट 10% गोज़ अनडिटेक्टेड, मतलब जिनको कोविड है उनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, उनमें कोविड डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, सो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। सो P ऑफ N गिवन C इज़ 10%, दैट इज़ 10/100। इनको किसी को भी सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी अगर इसी फॉर्म में रखोगे तो। नेक्स्ट हमें दिया है सेकेंड लाइन में ऑफ पीपल फ्री ऑफ कोविड। फ्री ऑफ कोविड मीन्स C कॉम्प्लीमेंट।
99% ऑफ द टेस्ट इज जस्ट नेगेटिव, उनमें से नेगेटिव कितनों को मिल रहा है? 99% का नेगेटिव ही आ रहा है जो कि कोविड से फ्री हैं। सो 99 डिवाइडेड बाई 100 एंड पी ऑफ लास्ट बच गया हमारे पास में पी ऑफ पी गिवन सी कॉम्प्लीमेंट। तो 1% ऐसे लोग हैं जिनको कोविड नहीं है फिर भी पॉजिटिव दिखा रहा है, दैट इज़ 1/100। अब हमें पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन टू बी टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव का प्रोबेबिलिटी पूछा है। गिवन दैट ही इज़ एक्चुअली हैविंग कोविड, इसका मतलब गिवन में सी आ गया, तो पी ऑफ पी गिवन सी का वैल्यू हम पहले से निकाल रखे हैं 90/100, दैट इज़ 0.90 और 0.9, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन का है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी टेस्टेड एज कोविड पॉजिटिव। फिर से पॉजिटिव का ही प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट ही इज़ एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड, इसका मतलब वो कोविड से फ्री है, सो सी कॉम्प्लीमेंट, इसकी भी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/100, सो 0.01, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज़ एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड। थर्ड में हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग कोविड, इसका मतलब सी कॉम्प्लीमेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पूछा है। तो सी कॉम्प्लीमेंट दो केस में पॉसिबल है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड, तो ये तो हमने पहले ही निकाल रखा था, सॉरी, पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट हमें ऑलरेडी गिवन था 99.9%, दैट इज़ 99.9/100 विच विल बी 0.999। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग कोविड, मीन्स पी ऑफ सी, गिवन दैट ही इज टेस्टेड एज पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट शो किया है लेकिन उसको कोविड है, इसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। सो बेस थ्योरम का यूज यहाँ पे आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ पी गिवन सी डिवाइडेड बाई पी ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ पी गिवन सी प्लस पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ पी गिवन सी कॉम्प्लीमेंट। तो डिवीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव उसका टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगा पी ऑफ पी, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास में। पी ऑफ सी का वैल्यू है 99.9/100, सॉरी, पी ऑफ सी का वैल्यू है हमारे पास में 0.1/100, सो 0.1/100। पी ऑफ पी गिवन सी का वैल्यू है 90/100, डिवीजन में फिर से एक बार यही वैल्यू है 0.1/100 इंटू 90/100 प्लस पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें दे रखी है 99.9/100 मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ पी गिवन सी कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ 1/100। तो 100 इंटू 100 सभी के डिनोमिनेटर में है, वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 0.1 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 90 प्लस 99.9 इंटू 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0.1 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, ये वाला भी 9, 99.9 को 1 से करोगे 99.9 ही बचेगा। सो 9/99 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 108.9, सो इट विल बी 90/1089। तो 90/1089 अगर सॉल्व करते हैं 1089, तो एक जीरो तो लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद भी क्योंकि सॉल्व नहीं होगा एक और जीरो लगाओगे फिर जीरो लगेगा। 1089 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 9 जा 72, 8 8 जा 64 प्लस 7 71, 8 1 जा 8, तो ये हमारे पास बच गया 10 - 2 8, 9 - 1 8, 9 - 7 2, फिर से जीरो लगेगा 2880, इसको दो बार डिवाइड कर पाएगा, सो 0.082, तो 0.082 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी के अंदर 0.083 है, वो अप्रोक्सीमेट इक्वली है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड विल बी डायग्नोज्ड एज कोविड पॉजिटिव, इसका मतलब पी ऑफ पी का
वैल्यू हमें पूछा है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव पर्सन सेलेक्टेड विल बी डायग्नोज्ड एज कोविड पॉजिटिव। तो पी का टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पूछा है। तो जो यहाँ पे डिवीजन वाला पार्ट था पिछले क्वेश्चन में, वही वाली वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। सो डिवीजन में हमारे पास में था 0.1/100 मल्टीप्लाइड बाई 90/100 प्लस 99.9/100 इंटू 1/100। तो ये बन जाएगा 0.1 इंटू 90, इसका मतलब हो गया 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 प्लस 99.9/100 इंटू 100। सो न्यूमरेटर आपस में प्लस हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शन। सो 108.9 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 10,000 डिवाइड करोगे तो 4 जीरो नीचे से कैंसिल होंगे, तो ऊपर बन जाएगा 0.01089 0.01089। इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट ऑफ क्लास 12 अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेसेज, लेट 3/5 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, 2/5 be the probability that he guesses. Assume that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/3. Let E1, E2 and E be the events that the student knows the answer, guess the answer and answer correctly. तो पहले तो इवेंट लिख लें तो आसान हो जाएगा। इवेंट E1 का मतलब है he knows the answer, इवेंट E2 का मतलब है he guessed the answer and event 3 is E3 is और इवेंट E is आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में हमें देखा है 3/5 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। इसका मतलब P ऑफ E1 का वैल्यू हमें दिया है 3/5। नेक्स्ट 2/5 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस द आंसर, इट मीन्स P ऑफ E2 दैट इज़ 2/5। नेक्स्ट हमें दिया है अज्यूम दैट अ स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी करेक्ट। इसका मतलब उसने आंसर को गैस किया, उसके बावजूद उसका अगर करेक्ट हो गया, इट मीन्स गेस किया, इसका मतलब इवेंट E2 पहले परफॉर्म हुआ उसके बाद में करेक्ट हुआ। सो P ऑफ E गिवन E2 इसका वैल्यू हमें दिया है 1/3। यहाँ पे P ऑफ E गिवन E1 का वैल्यू हमें नहीं दिया है, तो P ऑफ E गिवन E1 का मतलब हुआ कि वो आंसर को जानता है उसके बाद में उसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे तो 100% चांसेस ही हैं कि आंसर अगर जानता है तब तो करेक्ट ही होना है। इसका मतलब 100% का मतलब क्या हो गया 1, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये हमें अपने से समझना है। नेक्स्ट हमें पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P ऑफ E1, सो 3/5। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P ऑफ E गिवन E1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, समीशन ऑफ k = 1 to 2 P ऑफ E गिवन EK मल्टीप्लाइड बाई P ऑफ EK। तो k का वैल्यू 1 पुट करोगे तो बन जाएगा P ऑफ E गिवन E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E गिवन k का वैल्यू 2 पुट करेंगे E2 इंटू P ऑफ E2। E गिवन E1 का वैल्यू है हमारे पास में 1, P ऑफ E1 का वैल्यू है 3/5, P ऑफ E गिवन E2 इज़ 1/3 एंड P ऑफ E2 इज़ 2/5। सो 3/5 प्लस 2/15 that is 9 plus 2/15, सो 11/15। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या है, वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ P ऑफ EK। सो समीशन ऑफ P ऑफ EK दैट इज़ P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम कर दो। हमें 3/5 और 2/5 दिया है, 3/5 प्लस 2/5 दैट इज़ 5/5 विच विल बी इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, इट मीन्स इवेंट E परफॉर्म हो चुका, सॉरी P ऑफ E गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो ही नोज द आंसर, इसका मतलब P ऑफ E1 गिवन में दे रखा है, करेक्ट है, इसका मतलब इवेंट E पहले परफॉर्म हुआ है। सो P ऑफ E1 गिवन E बेस थ्योरम का यूज करेंगे फिर से। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा P ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाई P ऑफ E गिवन E1, डिवीजन में रहेगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E दैट इज़ P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E गिवन E1
अब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या पॉसिबल है, या तो वो जानता था उसके बाद में उसका आंसर करेक्ट हो गया, या फिर उसने गेस किया उसके बावजूद भी उसका आंसर जो है करेक्ट हो गया। सो पी ऑफ E1 इज़ 3/5, पी ऑफ ई गिवन इज़ 1, डिवीजन में भी सेम रहेगा, प्लस में पी ऑफ E2 का वैल्यू हमारे पास में था 2/5 एंड ई गिवन E2 इज इक्वल्स टू 1/3। सो 3/5 डिवाइडेड बाई 3/5 प्लस 2/15, तो डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9 + 2 11/15। सो 3/5 इंटू 15/11, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9/11, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 9/11। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3D के कैसे स्टडी क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू।